Hello everyone, how are you? Hello. Hello. Good morning. Good afternoon, everyone. Good afternoon. See, अभी कुछ दिनों तक actually you might have been sending doubts on WhatsApp. एक्चुअली मेरा फोन खराब हो गया है और अभी नया फोन लूंगा मैं 1-2 दिन में, तो 2 दिन तक या प्रोबेबली बाय फ्राइडे WhatsApp पे मैसेजेस भेजोगे तो इट इज पॉसिबल कि आई मे नॉट रिस्पॉन्ड. ठीक है, so we will discuss in the class itself at least for 2 to 3 days. ठीक है, तो बताओ क्या होमवर्क था. क्या होमवर्क था, क्या होमवर्क था, टेल मी. What was the homework? Was there some homework? Okay, no homework was given. ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं. चलो तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर. लाइक इन द लास्ट क्लास, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या किया था. लास्ट क्लास में हम क्वांटम नंबर से स्टार्ट किए थे, राइट. तो हम क्वांटम नंबर्स को कंटिन्यू कर लेते हैं. हमने क्वांटम नंबर्स में क्वांटम नंबर्स की बात कर रहे हैं. हमने पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. एवरीबॉडी याद है ना व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, ये प्राइमरी क्वांटम नंबर है जो किसने दिया था बताओ. दिस इज द क्वांटम नंबर व्हिच वाज गिवन बाय बोर. ठीक है. दूसरा हमने क्या पढ़ा, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर. सब्सिडियरी क्वांटम नंबर क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड अजीमुथल क्वांटम नंबर. सब्सिडियरी क्वांटम नंबर क्या इंट्रोड्यूस करता है एवरीबॉडी. सब्सिडियरी क्वांटम नंबर जो है क्या इंट्रोड्यूस करता है. हाँ, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर जो है इट इंट्रोड्यूसेस सबशेल. यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है ये सबशेल. तो हम लोग ये जानते थे एंड is a set of integers from 0 to -1 है ना. अभी फाइन, अभी जैसे l इज इक्वल टू, हमने ये सीखा था l इज इक्वल टू 0 में होता है s, l इज इक्वल टू 1 में होता है p, l इज इक्वल टू 2 में क्या होता है बताओ, 2 लोब्स मतलब d, l इज इक्वल टू 3 में क्या हो गया, 3 लोब्स f. इस तरह से, ठीक है ना. नाउ अभी हमारा जो नेक्स्ट है क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिटन एज ml. ठीक है ना. जस्ट अ मिनट, आई एम गेटिंग कॉल. हेलो. क्या करेंगे. हाँ, no, no, no. Actually, 1:30 is not free. Can you keep it in the evening? Actually, I have a lecture in that time slot. Actually, I'm also taking a lecture right now. I'll call you on this number probably at 2. Will that work? 2:30. Fine. So, sorry for the disturbance. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, इट इज सिंपली ml. ml क्या होता है, जैसे सबसे पहली बात, इट इंट्रोड्यूसेस ऑर्बिटल. ठीक है, ऑर्बिटल क्या होता है एवरीबॉडी बताइए. ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. ऑर्बिटल क्या है, it is a preferred orientation, it is a preferred orientation for, preferred orientation बोले तो गलत है क्या, for an electron
around the nucleus. Is that clear? न्यूक्लियस के आसपास ये कैसे रहना चाहता है, ये तो उसका प्रेफरेंस हुआ ना. एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? प्रिफर्ड ओरिएंटेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे रहना चाहता है, जैसे हमने एक बच्चे के एग्जांपल से समझा था, तो जहां ज्यादा रहने का प्रोबेबिलिटी है वहां उसका ऑर्बिटल बनेगा, तो इट इज अ प्रिफर्ड ओरिएंटेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन, ना, कि वो किस तरह से रहना चाहता है. ml क्या करता है, ml गिव्स, ये है, इट गिव्स द सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम -l +l. यहाँ पे each value of l represents an orbital. ठीक है, each value of l represents an orbital. जो भी एक l की वैल्यू आती है, सॉरी ml, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करती है. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो तुम्हारे पास l 0 है, ml की कितनी वैल्यू हो सकती है, सिर्फ कितनी वैल्यू हो सकती है, सिर्फ एक वैल्यू हो सकती है. इसका मतलब s में 1 प्रिफर्ड ओरिएंटेशन है. इसमें कितना प्रिफर्ड ओरिएंटेशन है, इसमें 1 प्रिफर्ड ओरिएंटेशन है. इज दैट क्लियर? मान लो l इज इक्वल टू 1 है, ml की वैल्यू क्या हो गई, -1 0 +1. everybody, is that clear? everybody say yes or no. तो इसके तीन प्रिफर्ड ओरिएंटेशन, इसके तीन प्रिफर्ड ओरिएंटेशंस हैं. देखो p ऑर्बिटल की बात करें तो p ऑर्बिटल में तीन प्रिफर्ड ओरिएंटेशन क्या हो सकता है. मान लो लेट अस से दिस इज अलोंग x डायरेक्शन, लेट अस कीप इट px. we can keep one along y direction, let us say this is py, and we can keep one along z direction, so can we call it pz as well. ठीक है, तीन अलग अलग एक्सिस पे तीन मिल जाएगा. everybody, is that clear? everybody say yes or no. बताओ, ये पॉइंट भी तो न्यूक्लियस है, ये पॉइंट भी न्यूक्लियस है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो भी न्यूक्लियस है, राइट? ये तीनों पॉइंट जो हैं दे आर ऑल न्यूक्लियस, राइट? ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तीनों पॉइंट्स तो न्यूक्लियस ही है ना. अब तीनों पॉइंट सेम जगह पे होंगे या अलग अलग जगह पे होंगे, ये बताओ. तीनों पॉइंट सेम जगह पे होंगे, अलग अलग, सेम जगह पे. तो इन तीनों पॉइंट्स को यदि हम सेम जगह पे रख दें, हमें क्या मिलेगा, देखो ये px मिल गया, हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल गया py, हमें ये इस तरह से मिल गया pz. अब px प्लस py प्लस pz मिल करके क्या बना, p सबशेल बना. यानी तीन ऑर्बिटल्स जो हैं x y z के अलोंग घूम रहे हैं, तो तीनों को हमने एक जगह रख दिया, तो हमें क्या मिल गया, p सबशेल मिला. एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? लिख लो जल्दी, लिख लिया सबने? एवरीबॉडी रिटन? ठीक है, देखो हमने क्या सीखा है, व्हाट हैव वी लर्न टिल नाउ. ठीक है, ml की वैल्यूज होती हैं -l से लेकर के +l तक. टोटल वैल्यूज कितनी हुई बताओ, टोटल वैल्यूज कितनी हो गई बताओ, 2l + 1. ये समझ में आया, 2l + 1 कैसे हुआ? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? जैसे मान लो l है 1, ml की वैल्यू क्या है, -1 0 और +1. l टोटल वैल्यूज कितनी हो गई बताओ, टोटल वैल्यूज ऑफ ml कितनी हो गई, हो गया ना, 2 × 1 + 1, 3 वैल्यूज. समझ में आया? उसी तरह से मान लो l इज इक्वल टू 2 है, ml की वैल्यू क्या हो सकती है, -2 -1 0 +1 +2. ml की 5 वैल्यूज हो गई. हम लिख सकते हैं वैल्यूज कितनी है, 2 × 2 + 1 यानी 5. इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, यहां तक किसी को कोई डाउट है? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर नाउ? जैसे हम बात करते हैं n इज इक्वल टू 1 में, n इज इक्वल टू 1 में l क्या हो जाएगा, 0. ठीक है, n इज इक्वल टू 1 में l इज इक्वल टू 1 तो होगा नहीं ना. इज दैट क्लियर एवरीवन? हमारे पास ये बना एक 1s ऑर्बिटल, और 1s ऑर्बिटल के लिए ml की वैल्यू भी एक ही है. हम 1s को एक डब्बा से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड एज ए बॉक्स. ऑर्बिटल वो घर है जहां पे इलेक्ट्रॉन रहता है. इज दैट क्लियर?
एक डब्बा मतलब एक ऑर्बिटल। बट इज दैट क्लियर नाउ? ओके, मान लो n इज इक्वल टू 1 में तो अब और कुछ पॉसिबल नहीं है, n इज इक्वल टू 2 में l इज इक्वल टू 0 होगा, और जब l इज इक्वल टू 0 होगा तो ml की एक ही वैल्यू है एंड दैट इज 0, तो ये आएगा 2s। 2s के लिए भी एक ऑर्बिटल तो एक डब्बा। इज दैट क्लियर? तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? n इज इक्वल टू 2 में l इज इक्वल टू 1, ml इज इक्वल टू +1, 0 और -1, तो ये आया 2p। हम यहाँ 3 डब्बे बनाएंगे। 3 डब्बे क्यों बनाएंगे समझ में आया? 2px, 2py, 2pz। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब देखो पहले इतना लिख लो सब लोग। डन? ओके, तो देखो क्या है, नहीं लिखा था। mx मतलब नंबर ऑफ बॉक्सेस, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल को एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये घर है इलेक्ट्रॉन के लिए। एक ml का यानी एक ऑर्बिटल। दो वैल्यू आया ml का तो दो तो से नहीं आएगा, तीन आएगा तो तीन बॉक्सेस। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? रिटर्न? फाइन। अब देखो क्या है, समझने की कोशिश करें यदि हम, तो n इज इक्वल टू 1 पे l इज इक्वल टू 0 मिला, हमें 1s मिला। n तो हमने एक डब्बा बनाया, राइट। n इज इक्वल टू 2 में l इज इक्वल टू 0 पे हमें 2s मिला, तो हमने एक डब्बा बनाया क्योंकि यहाँ पे ml की एक ही वैल्यू थी। यहाँ जब ml इज इक्वल l इज इक्वल टू 1 आया तो 2p आया, हमने 2p के लिए तीन डब्बे बना दिए क्योंकि यहाँ पे ml की एक वैल्यू थी, यहाँ भी ml की एक वैल्यू थी, और यहाँ पे ml की तीन वैल्यूज थी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि ये इसी ऑर्डर में रहेगा कि ml इज एन अनऑर्डर्ड सेट। अनऑर्डर्ड सेट का मतलब समझ में आ रहा है? अनऑर्डर्ड सेट का मतलब समझ में आता है? जैसे मान लो यदि ऑर्डर्ड सेट है, यदि ऑर्डर्ड सेट है तो ऑर्डर्ड सेट में तुमने लिख दिया 0 1 2, ठीक है। बट यदि अनऑर्डर्ड सेट की बात देखो, तो ऑर्डर्ड सेट में ये, मान लो तुम्हारे पास ऑर्डर्ड सेट है, ये इस तरह से तुमने लिख दिया, ये दोनों सेम सेट है क्या? ये एक ऑर्डर है जैसे असेंडिंग ऑर्डर, ये दोनों अलग अलग सेट हो जाएंगे। ऑर्डर्ड सेट में ये क्या होंगे बताओ? दीज आर डिफरेंट सेट्स। और अनऑर्डर्ड में दोनों क्या होंगे बताओ? अनऑर्डर्ड में क्या आएंगे दोनों? अनऑर्डर्ड में दोनों आएंगे सेम सेट्स। ये बात समझ में आ रही है? यदि अनऑर्डर्ड की बात करें तो अनऑर्डर्ड में दोनों आ जाएंगे सेम सेट्स, यदि ऑर्डर्ड की बात करें तो आएंगे डिफरेंट सेट्स। तो ये एक अनऑर्डर्ड है, मतलब -1 0 +1 जरूरी नहीं है, हम किसी भी ऑर्डर में इसको लिख सकते हैं। दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ओके, जैसे हम समझते हैं इस चीज को। नैनेश देखो क्या है कॉन्सेप्ट, एक होता है कॉन्सेप्ट ऑर्डर्ड सेट का। ऑर्डर्ड सेट का मतलब जैसे एक ऑर्डर में लिख रहे हैं। ऑर्डर्ड सेट में क्या है, तुम 1 1 2 लिख रहे हो असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। जैसे यहाँ 0 1 2 असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, यहाँ पे हमने दूसरा कोई ऑर्डर बनाया होगा, तो जब एक डेफिनेट ऑर्डर है तो दोनों सेम सेट नहीं हुआ ना। दैट क्लियर? आई टेल यू रजत भाई। और अनऑर्डर्ड सेट क्या है? अनऑर्डर में कोई ऑर्डर नहीं है तो सेम सेट हुआ। जैसे मान लो तुम जानते हो कि इंसान की मुंडी आगे की तरफ होती है, ठीक है। जिस तरफ उसका लेट से मुंडी है उसी तरफ उसका लेट से बोल सकते हो आगे का बॉडी है। तुम्हें कोई एक इंसान मिला जिसका पीठ की तरफ मुंडी घुमा हुआ है, तुम क्या समझोगे, वो अलग है या सेम है? कुछ अलग लगेगा। या फिर पैर उल्टे हैं तो क्या होगा, वो सेम इंडिविजुअल बोलोगे या अलग?
अलग क्यों? बिकॉज हम जानते हैं कि हमारे शरीर में ऑर्गन्स एक डेफिनेट ऑर्डर में ही कनेक्ट हो सकते हैं, तो कुछ अलग ऑर्डर मिला तो क्या बोलेंगे, अलग। ठीक है, बट यदि बॉडी काट करके रखी हुई है तो कोई ऑर्डर नहीं है ना। और भी एग्जांपल समझ सकते हो, सीधी सी बात है, ऑर्डर्ड सेट का मतलब है एक डेफिनेट ऑर्डर है। 0 1 2, और यदि एक डेफिनेट ऑर्डर मेंटेन हो रहा है तो ये दोनों अलग अलग सेट हो जाएंगे, बट अनऑर्डर्ड सेट में कोई ऑर्डर है ही नहीं। यदि तीन ही नंबर हैं और किसी भी ऑर्डर में लिखे हैं तो सेम ही सेट मानेंगे ना। इज दैट क्लियर? यहाँ पे ये जो है, दिस इज एन अनऑर्डर्ड सेट। अनऑर्डर्ड मींस देयर इज नो डेफिनेट ऑर्डर व्हिच इज बीइंग फॉलोड। जरूरी नहीं है कि ये -1 0 +1 ही लिखे, हम कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फाइन। अब देखो क्या है, मान लो दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में 1s हमने बना दिया, ठीक है, फिर हम 2s बना देते हैं, फिर हमने सपोज 2px बना दिया इस तरह से। ठीक है, कि 2px तो घूमेगा इसी के आसपास ना, x डायरेक्शन। लेट्स से दिस इज 2px, तो ये कुछ आ जाएगा 2py। लेट्स से दिस इज 2py एंड लेट्स से दिस इज 2pz। ये वाला 2pz लिख देते हैं। अब देखो, समझने की हम यदि कोशिश करें तो हो क्या रहा है, लेट अस सी दिस। ये p सबशेल है, f सबशेल नहीं है। f में तो f ऑर्बिटल में 3 लोब्स होते हैं ना, f के एक ऑर्बिटल में 3 लोब्स होते हैं, p का एक ऑर्बिटल में एक लोब होता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर नाउ? अब देखो हो क्या रहा है, ऑर्बिटल कंबाइन करके बना रहा है सबशेल। सबशेल देखो, यहाँ 2s और 2p कंबाइन हो गया तो हम इफेक्टिवली क्या बोल रहे हैं, शेल। और शेल्स कंबाइन हो रहा है तो हम बोल रहे हैं एटम। समझ में आया? ऑर्बिटल जुड़ करके सबशेल बनता है, सबशेल जुड़ करके शेल बनता है, और शेल जुड़ करके एटम बनता है। रिटर्न। फाइन, तो देखो यहाँ पे हमने बेसिक चीजें कुछ सीखी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो ml का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, राइट। ml क्या बोलते हैं, ml क्या होता है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको क्यों बताते हैं, क्योंकि देखो जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता है तो when an electron when an electron follows an asymmetrical, just a minute, फिर अनसिमेट्रिकल ऑर्बिट। ये बात समझ में आ रही है, अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल, then magnetic field is generated, then magnetic field is generated। अनसिमेट्रिकल का मतलब समझ में आया? जैसे देखो, मान लो जैसे p ऑर्बिटल हुआ, p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन तो एक चार्ज पार्टिकल है, और जब चार्ज पार्टिकल एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में घूमेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी तो जनरेट होगी। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? अब देखो क्या है, सिमेट्रिकल ऑर्बिटल का मतलब क्या है, जैसे s हो गया, दिस इज सिमेट्रिकल ऑर्बिटल, सिमेट्रिकल है। और जैसे p हो गया, d हो गया, f हो गया, ये अनसिमेट्रिकल है। देखो स्फीयर हर तरह से सिमेट्रिकल होता है। अब एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट जो बनेगा इसमें, दूसरे डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएगा। तो अब बताया क्या जाता है कि जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम,
दिस इज ड्यू टू फॉर एन ऑर्बिटल या फिर फॉर अ सबशेल बोल सकते हो. दिस इज रिटन एज h upon 2 pi रूट अंडर l into l plus 1 बोर मैग्नेटन. ठीक है. अब ये एक फॉर्मूला है, इसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है. मतलब क्या है, जैसे l इज इक्वल टू 0 है, म्यू के लिए लिखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, ये क्या आएगा h upon 2 pi 0 into 1, ये 0 आएगा. यानी s ऑर्बिटल हैज नो मैग्नेटिक फील्ड. यदि l इज इक्वल टू 1 है तो क्या आएगा h upon 2 pi रूट अंडर 3 बोर मैग्नेटन. लाइकवाइज l इज इक्वल टू 2 आया, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा h upon 2 pi रूट अंडर, ना बताओ, 2 into 3 6 बोर मैग्नेटन. ठीक है. l इज इक्वल टू 3 जो है इस पे आएगा क्या, h by 2 pi रूट अंडर 12 बोर मैग्नेटन. तो अब यहाँ पर समझने लायक बात क्या है कि देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं कि p d f ऑर्बिटल्स act as tiny magnets. बात क्लियर है. p d और f ऑर्बिटल क्या करते हैं, एक्ट एज टाइनी मैग्नेट्स. मतलब क्या है इसका, बेसिक बात क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल में, जैसे अनसिमेट्रिकल का मतलब है कोई ऐसा डायरेक्शन जो कि फिक्स नहीं है, डिफाइन नहीं है. एस ऑर्बिटल छोड़ दो, क्योंकि एस में सिमेट्रिकली घूमता है, एक स्फीयर जनरेट होता है, तो स्फीयर हर तरह से सिमेट्रिकल है. इज दैट क्लियर. मैग्नेटिक मोमेंट इसमें कैंसिल हो जाता है. जो पी डी और एफ है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर लोब में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ये सिमेट्रिकल नहीं है. जब एक अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उससे एक चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होता है. ठीक है. नाउ अभी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं h अपॉन 2 पाई रूट अंडर l इंटू l प्लस 1 बोर मैग्नेटन. तो बोर मैग्नेटन क्या है, इट इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. तुमने टेस्ला नाम सुना है ना, टेस्ला नाम सुना है. तो टेस्ला क्या होता है, टेस्ला बहुत बड़ा यूनिट है. टेस्ला इज अ वेरी बिग यूनिट. टेस्ला में हम एक्सप्रेस ना करके इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि छोटा होता है 10 की पावर माइनस 24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर के आसपास होता है, दैट इज अराउंड टेस्ला. अब बहुत छोटा यूनिट है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसमें बोर मैग्नेटन यूज करते हैं. बीएम यहाँ पे क्या है, बीएम इज बोर मैग्नेटन. बीएम क्या है यहाँ पे, बीएम इज बोर मैग्नेटन. बीएम ये स्मॉल, इट इज अ स्मॉल यूनिट measure magnetic moment, measure magnetic moment associated with an electron, associated with an electron. ठीक है. तो अब सिमेट्रिकल जो ऑर्बिटल होते हैं जैसे s, उनका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, जैसे इस केस में कुछ नहीं है. के केस में क्या है, यहाँ पे है, देखो 2 के केस में क्या है हमने निकाला, 3 के केस में भी क्या है निकाला. तो हमने देखा कि जैसे ये s है, ये p है, ये d है, ये f है. s को छोड़ के सारे जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं वो टाइनी मैग्नेट्स की तरह काम करते हैं. दैट क्लियर. Everybody, is that clear? आरुष तुम्हें डाउट है, रेज्ड हैंड. फाइन. सुमति देखो क्या है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में घूमता है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में घूमता है, वो चार्ज पार्टिकल है जो कि एक पर्टिकुलर पाथ में घूम रहा है. अब एक चार्ज पार्टिकल जब घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. ठीक है. दैट क्लियर. सुमति, इज दैट क्लियर. तो चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी. जब इलेक्ट्रॉन एक सिमेट्रिकल पाथ में घूमता है, जैसे मान लो ये वायर है, ये एक कंडक्टर है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन यहीं पे घूम रहा है, तो अब ये दूसरे पार्ट में जा ही नहीं रहा है, तो यहाँ करंट फ्लो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा. बट यदि ये इस डायरेक्शन से इधर निकलने लगे तो बेसिक कंसेप्ट बस इतना है कि इलेक्ट्रॉन जब एक अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल में जाता है, जैसे क्या हो गया, जैसे हो गया p, जैसे हो गया d, जैसे हो गया f, उसका एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. इतना ही कंसेप्ट है, इससे ज्यादा, इसमें ज्यादा कुछ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन में जाना ही नहीं है. अभी सिर्फ हम क्वालिटेटिव ही पढ़ रहे हैं. दैट क्लियर एवरीवन.
जब एक इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकल ऑर्बिट में जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानना है, ठीक है। तो सिर्फ क्वालिटेटिव पढ़ रहे हैं अभी। और अब जो यूनिट होगा वो बहुत छोटा होगा। यूनिट जब बहुत छोटा होगा तो उसके लिए एक स्पेशल यूनिट यूज करते हैं, ना कि टेस्ला यूज करते हैं। हमने यहाँ पर देखा है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं पी, डी और एफ, वो एक टाइनी मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं। सबने लिख लिया? एवरीबॉडी? रजत नहीं लिखा है? ओके, राइट डाउन रजत। ठीक है, चलो तो अब हमने देखो क्या सीखा है। हमने सीखा इलेक्ट्रॉन्स टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। अब देखो क्या है टाइनी मैग्नेट की तरह। अब हम आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ जीमैन एंड स्टार इफेक्ट। देखो हमने एक टॉपिक पढ़ा था जीमैन और स्टार इफेक्ट, तुम्हें शायद याद होगा, है ना। हमने पढ़ा था जीमैन और स्टार इफेक्ट, कहाँ पे पढ़ा था? बोर थ्योरी में पढ़ा था, याद है सबको? भूल गए? याद है? करूँ मैं? हो गया लिखने का काम? डन? लिख लिया तुमने? ठीक है। अब देखो हमने क्या सीखा है, तो होता क्या है। सी, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक पी सबशेल है, तुम्हारे पास एक पी सबशेल है। अब उसमें मान लो ये वाला पार्ट है लेट से px, ये वाला पार्ट है py, और ये वाला पार्ट जो है लेट से इट इज pz। पी सबशेल है, उसमें तीन पार्ट्स हैं, px, py, pz। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? अब जब upon application of external magnetic and electric field, खुद बात बताओ, जब तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, then the different lobes experience force in different directions। मतलब क्या है इसका? देखो, जैसे पी सबशेल है, इस पे तुमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो अब क्या होता है, सी जैसे मान लो जैसे मान लो इस तरह से कुछ एक क्रॉस बना के लकड़ियां रखी हुई हैं, और तुमने झटका मारा यहाँ पे पीटा इसको, तो क्या तीनों लकड़ियां एक्स डायरेक्शन वाली, वाई डायरेक्शन वाली और जेड डायरेक्शन वाली सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी? एवरीबॉडी, अलग करेगा ना, कोई ज्यादा एक्सपीरियंस कर लेगा, कोई कम एक्सपीरियंस करेगा, राइट। ये तीनों अलग डायरेक्शंस में भागेंगी। होता क्या है, ये तीनों मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तुम किसी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, अब होता क्या है, ये तीनों की एनर्जी अलग अलग हो जाती है। जैसे मैंने रैंडम लिख दिया पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इसको हम बोले एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख दिया। यहाँ पे लिख दिया प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक दोनों लिख सकते हो, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो तीनों अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और तीनों अलग अलग एनर्जी लेवल्स बन जाते हैं। दैट क्लियर? देखो क्या है, तीनों को अलग अलग फोर्स मिलेगा, बिकॉज हम एक डायरेक्शन में लगाएंगे, तीनों का ओरिएंटेशन अलग है। दे विल एक्सपीरियंस फोर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, दैट इज व्हाई दे विल acquire डिफरेंट एनर्जी। Hence they acquire different energy levels। ठीक है, hence and they acquire different energy levels। अब number of energy levels has increased, number of energy levels has increased, number of energy levels has increased,
then number of spectral lines will also increase. Is that clear? Everybody, is that clear now? तो समझने की कोशिश करो, मान लो ये तीनों ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, 3 लकड़ियां रखी हुई ऐसे, तुमने यहाँ पर मार दिया, थोड़ा मार दिया, तीनों की एनर्जी अलग अलग होगी या सेम होगी? अलग अलग हो जाएगी ना। पहले तीनों इक्विलिब्रियम में एक जगह पे रखे हुए थे तो इनकी एनर्जी सेम थी। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एब्सेंस था, यहाँ प्रेजेंस कर दिया हमने। लेट अस सी क्या किया यहाँ पे हमने। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एब्सेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये तीनों इक्वल एनर्जी वाले बैठे हुए हैं। यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, मैग्नेटिक फील्ड, तो इन तीनों को अलग अलग फोर्स मिलेगा ना, अब अलग अलग एनर्जी अक्वायर कर लेगा। पी एक्स पी वाई पी जेड सेम नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर? जब इनकी एनर्जी अलग अलग हो गई, ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स में चले जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इलेक्ट्रॉन जो है एक प्रिफर्ड ओरिएंटेशन में इसलिए घूमता है क्योंकि न्यूक्लियस उसको फोर्स देता है। न्यूक्लियस से एक अट्रैक्टिव फोर्स आता है, इसलिए एक प्रिफर्ड डायरेक्शन में घूमता है। तुम एक एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे तो वो भी तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना, कि वो भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, जनरेट करता है, वो भी चार्ज पार्टिकल है। तो तुम यहाँ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे उसके ऊपर, और ये तीनों अनसिमेट्रिकल हैं, तो तीन अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। बट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों की एनर्जी सेम थी, तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनकी एनर्जी अलग अलग हो जाती है, क्योंकि ये अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे मान लो एक इस तरह का सिस्टम में तुम हथौड़ा मार रहे हो, तो तीनों ब्लॉक्स क्या सेम एनर्जी एक्वायर करेंगे? कोई अलग करेगा, बिकॉज हम एक फिक्स डायरेक्शन में थोड़ी फोर्स लगा रहे हैं, हम जैसे यहाँ लगा रहे हैं, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं और इनके मैग्नीट्यूड भी अलग हो जाएंगे। जब फोर्स अलग अलग होगा तो एनर्जी भी तो अलग अलग हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, देन दीज मतलब ये होता है सीधा सा इतना है, इनकी एनर्जी लेवल्स ही अलग अलग हो जाती हैं, एंड दे सिंपली बिकम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। अब जब नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? एवरीबॉडी, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे, क्या होगा बताओ? नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? एवरीबॉडी टेल मी। नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस भी तो बढ़ जाएंगे। यही तो एक्सप्लेनेशन है जीमैन इफेक्ट का। लिख लिया सबने? मोर ट्रांजिशन मोर लाइंस, जैसे मतलब मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ क्या है। मान लो जैसे ऐसे सीढ़ियां थी, ये सीढ़ी नंबर 1 2 3 है। अब तुमने क्या किया, ये सीढ़ियां हटा दी, अब कुछ ऐसा कर दिया, छोटे छोटे सीढ़ियां लगा दिया काफी सारा, 1 2 3 4 5 6, इनके जगह यहाँ पे 6 सीढ़ी लगा दिया। तो अब इधर ज्यादा जंप होगा या इधर ज्यादा जंप होगा बताओ? ए में ज्यादा जंप होगा या बी में ज्यादा जंप होगा? यहाँ पे तुमने 3 सीढ़ी लगाया है, इधर 6 सीढ़ी लगा दिया, ठीक है, तो अब बी में ज्यादा जंप होगा। तो होता यही है कि एनर्जी लेवल्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों के बराबर होते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है तो एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं, इसमें लाइंस ज्यादा मिलेंगे ना। जब ज्यादा लाइंस मिलेंगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाएंगे। रिटर्न, ये हो गया एक्सप्लेनेशन जीमेन और स्टार्क इफेक्ट का। हमने लिख लिया है। देखो तो बेसिक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि जैसे मान लो ऐसा बोले, एब्सेंस ऑफ स्प्लिट अपार्ट नहीं, हमें ऐसा दिखता है, ऐसा तो उनको लगा ना। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मान लो जैसे ये 2p है, ठीक है, और ये एक एनर्जी लेवल है 2s, ठीक है, दिस इज 2p एंड दिस इज एनर्जी लेवल 2s। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में 2px 2py और 2pz की एनर्जी सेम ही रहती है। अब यहां से एक ही लाइन आएगा, ठीक है, बट सपोज हमने लगा दिया प्रेजेंस, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
यदि यहाँ पे प्रेजेंस आ गई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तो क्या होगा बताओ। देखो यहाँ पे जो 2p है x 2y 2pz सेम एनर्जी लेवल नहीं रह करके अलग अलग एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल जंप्स बढ़ जाएंगे ना। हमें लगेगा क्या कि यही पहले जो जंप था एक था, तो यहाँ पे कितने जंप होंगे बताओ। यहाँ पे तो 4 एनर्जी लेवल्स हैं, तो 4 एनर्जी लेवल्स में क्या आएंगे 4 इंटू 3/2 जंप्स। दैट क्लियर। टोटल जंप्स इसमें कितने होंगे 6 जंप हो जाएंगे। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है n इंटू एन माइनस 1/2 या फिर डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2। दैट क्लियर। 4 एनर्जी लेवल्स में ज्यादा जंप होंगे ना। यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनर्जी लेवल्स पहले 2 थे तो यहाँ तो एक ही जंप होगा। यहाँ पे कितना जंप होगा देखो 2 एनर्जी लेवल्स हैं तो डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2। यहाँ पे 2 एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। तो अब इसको 2 1 बोल दो तो ये डेल्टा n 1 आया, 1 प्लस 1/2 तो ये तो एक लाइन आया। यहाँ पे डेल्टा n क्या है 4 है, डिफरेंस क्या आएगा 3। डेल्टा n प्लस 1 क्या आएगा, ये समझ में आया। इधर 6 लाइन आएगा और इधर एक लाइन आएगा। तो पहले एक आ रहा था और अभी 6 आ रहा है, तो ऐसा लगेगा ना कि यही एक 6 में टूट गया है। Is that clear? So this was explanation of Zeeman and Stark effect. सबने लिखा? Everybody done? ठीक है, तो देखो हमने जीमन और स्टार्क इफेक्ट सीखा है कि व्हाट इज एग्जैक्टली जीमन इफेक्ट एंड व्हाट इज एग्जैक्टली स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, देखो बोर वाली थ्योरी पे वापस आ जाते हैं। बताओ तो ये 2s में स्प्लिटिंग होगा क्या, 2s में स्प्लिटिंग होगा? 2s में तो एक ही ऑर्बिटल है ना। However, no such splitting is possible in 1s and 2s orbital. Is that clear? 2s हो गया या फिर सपोज 1s हो गया, यहाँ पे स्प्लिटिंग होगा क्या? ये एक ही ऑर्बिटल है ना, एक ही प्रिफर्ड ओरिएंटेशन है। यहाँ पे इसका एक प्रिफर्ड ओरिएंटेशन है, यहाँ पे 1 प्रिफर्ड ओरिएंटेशन और यहाँ पे भी 1 प्रिफर्ड ओरिएंटेशन। ठीक है, सिमेट्रिकल है एरिया। बेसिकली ये मैग्नेट की तरह बिहेव भी नहीं करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं करेगा, तो यहाँ पे नो स्प्लिटिंग इज पॉसिबल। अब देखो यहाँ पे नो स्प्लिटिंग इज पॉसिबल, इज दैट क्लियर। अब हम बात करते हैं जैसे 3D की। 3D तो 5 एनर्जी लेवल्स में टूट जाएगा ना। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर। 3D तो 5 एनर्जी लेवल में टूटेगा क्योंकि ml की वैल्यूज क्या हो जाती है -2 -1 0 +1 +2। इज दैट क्लियर। यहाँ पे कोई स्प्लिटिंग नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है और मैग्नेट की तरह बिहेव भी नहीं करता है। तो मान लो 3D से कोई नीचे लेवल में हो रहा है तब तो आप बहुत ज्यादा जंप है। यहाँ पे देखो कितना जंप है और यहाँ पे देखो कितना जंप है, तो 3D में स्प्लिटिंग होगा। इज दैट क्लियर। अब देखो क्या है, व्हाट इज ओरिएंटेशन हम पढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, विल सी इट लेटर। तो हम शेप्स पढ़ेंगे ना ऑर्बिटल की तब देखिए। ठीक है, इज दैट क्लियर। इसमें किसी को डाउट है स्प्लिटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है? अब देखो क्या है,
Bohr's theory was proposed. Bohr's theory was proposed for single electron system. केस में नहीं होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था, इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेगा, 1s में रहेगा ना. सो इलेक्ट्रॉन विल रेजाइड इन, कहां रहेगा, विल बी इन 1s ऑर्बिटल. 1s में नो Zeeman and Stark effect is possible in ground state. दैट क्लियर. तो हाइड्रोजन की थ्योरी मतलब जो बोर ने दी थी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, वो ठीक थी, गलत नहीं थी. वो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में Zeeman और स्टार्क इफेक्ट देखने को मिलता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में देखने को नहीं मिलता है. Everybody is that clear? Bohr's theory was correct every extent for single electron system. Everybody is that clear? Yes or no? Everybody say yes or no. Bohr's theory जो है ना वो सही थी. देख लिया सबने? चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग. देखो बोर्स थ्योरी जो थी वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एक तरह से सही थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं था. ओके नाउ तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में किसी को कोई डाउट है? अब ये क्लियर है ना. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक रिवीजन बताऊं तो -L से +L तक वैल्यूज आती हैं. जितने वैल्यूज आएंगे ml की उतने ही डब्बे उतने ही ऑर्बिटल हम बनाएंगे. ठीक है. हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की. देखो व्हाट इज स्पिन क्वांटम नंबर. यहाँ पे स्पिन का मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है अपने ऑर्बिट में, जैसे मान लो अर्थ घूम रहा है किसके अराउंड, अर्थ घूमता है सन के अराउंड, तो ये रोटेशन भी करता है और रिवॉल्यूशन भी करता है. इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, ये रोटेशन भी करता है और क्या करता है, रिवॉल्यूशन भी करता है ना. तो अर्थ घूमता है, रोटेशन भी करता है और रिवॉल्यूशन भी करता है. तो अब देखो यहाँ पे क्या है, जब एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है किसके आसपास, न्यूक्लियस के आसपास, तो वो अपने एक्सिस पे भी स्पिन करता है, जैसे बॉल स्पिन करती है ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पे स्पिन करता है. दैट क्लियर? स्पिन करता है, ये बात पता है ना. स्पिन क्यों करता है, ताकि अपने ऑर्बिट पे मेंटेन रहे. इज दैट क्लियर? नहीं तो ऑर्बिट छोड़ देगा. जब वो अपने ऑर्बिट पे स्पिन कर रहा है या फिर अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, तो उससे भी मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है ना. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा एक स्पिन जनरेट होगा. स्पिन कैसे हो सकता है, स्पिन कैसे हो सकता है, स्पिन हो सकता है या तो क्लॉकवाइज घूमे, तो एक क्लॉकवाइज घूम सकता है, तो दूसरा क्या हो सकता है बताओ, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है ना. दूसरा हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज. देखो ऐसा क्यों बोला गया, एमएस क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट आया +1/2 और -1/2. देखो इट वाज ऑब्जर्व्ड, इट वाज कैलकुलेटेड कि इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक मोमेंट है ड्यू टू स्पिन, उसकी दो वैल्यूज आती हैं. टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पिन आर ऑब्टेन्ड. दिस इज इन बोर मैग्नेटन. इसकी दो वैल्यूज ही मिलती हैं, एक तो +1/2 और दूसरा -1/2. देयरफॉर बोल सकते हैं हेंस देयर कैन बी मैग्नेटिक मोमेंट इज मैग्नेटिक फील्ड, नथिंग एल्स. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, समझ सकते.
Is that clear? Yes, is that clear? फिजिक्स में ऐसे डिफाइन करते हैं कि बेसिकली कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं एक यूनिट एरिया से, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. Hence there are मैक्सिमम, हाँ बिल्कुल, टू, देयर आर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, या फिर इन एन ऑर्बिटल. देखो सी, अभी क्या है, हमें पता है कि दो वैल्यूज होती हैं इलेक्ट्रॉन के स्पिन की, ठीक है, इसीलिए बोल दिया गया कि देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन दो तरह की आ रही थी एक ऑर्बिटल के अंदर, इसलिए हमने ऐसा बोला कि दो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर सकते हैं. अरे बेटे, इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, देखो कई बार स्पिन को ऐसे भी लिखते हैं, इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एट, spins can also be said, spin can also be called two opposite, called as two orientations, opposite to each other with no classical analog. इसका मतलब समझ में आया? Everybody, ये समझ में आया इसका मतलब? Everybody, is that clear? इसका क्या मतलब है जो अभी लाइन लिखा? What does it mean with no classical analog? देखो स्पिन को हम ऐसा बोलते, यहाँ ये लाइन लिखा है कि दो अपोजिट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, और इसमें यहाँ पे कोई क्लासिकल एनालॉग होता नहीं. व्हाट डज इट मीन? यहाँ पर इसका क्या मतलब? देखो इसका मतलब क्या है, इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये क्या बोलना चाह रहा है. देखो इलेक्ट्रॉन की सारी बातें तो हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में करते हैं ना, इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स की सारी बातें तो हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में करते हैं. जब हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ऑर्बिटल एक मोस्ट प्रोबेबल रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन को ढूंढा जा सकता है. ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में सर्टेनिटी के साथ तो कुछ पता नहीं है ना, हम कैसे बोल सकते हैं कि इसके स्पिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही होंगे? ये दोनों वैल्यूज मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट आ रहे हैं, इसका मतलब एक रिलेटिव एक्सिस के हिसाब से दोनों अपोजिट हैं. इज दैट क्लियर? क्लासिकल एनालॉग जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आगे जाना पीछे जाना, ये क्लासिकल चीजें हम बोलते हैं ना कि ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रही है और तुम्हारे राइट में तुम्हारा बस आएगा, आगे जाके लेफ्ट मुड़ना, ये क्लासिकल फिजिक्स में क्लासिकल डायरेक्शंस होते हैं ना. इज दैट क्लियर? यहाँ पे कोई फिक्स क्लासिकल एनालॉग नहीं है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम गारंटी के साथ बोल दें, बिकॉज हमारे पास कोई जानकारी ऐसा है ही नहीं. इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, सो वी कांट कमेंट, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते. बेस्ट तरीका यही है, स्पिन को हम बोले कि दो ओरिएंटेशन ऐसे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसका कोई क्लासिकल एनालॉग देना जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलना पूरी तरह से सही नहीं है. ठीक है, बिकॉज हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है. हाउएवर ज्यादातर बुक्स इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं, वो सही नहीं है पूरी तरह से. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा अपने एक्सिस पे तो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करेगा, और मैग्नेटिक मोमेंट दो आते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. इसीलिए बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ये होता है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बता दें, बट वो एक अप्रोक्सीमेशन. ठीक है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि दो ऐसे ओरिएंटेशंस जिसके कोई क्लासिकल एनालॉग है ही नहीं. रिटर्न, रिटर्न. ओके, अब देखो क्या है, सी यहाँ पे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है. विल सी, पहले रुक जाओ. यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा था ना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या फिर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा था, h/2 पाई. कई बार h/2 पाई को एक
कांस्टेंट के फॉर्म में लिख देते हैं, दैट इज h क्रॉस, ये भी तुम्हें मिल जाएगा, h क्रॉस इज h/2 पाई, ठीक है, इज दैट क्लियर? बट इज दैट क्लियर? ये भी आप याद रख लेना कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी हम यहाँ पे h क्रॉस के फॉर्म में लिख देते हैं, h क्रॉस इज आल्सो यूज्ड ऑल्दो नॉट वेरी पॉपुलर। देखो हम बात करते हैं क्या, एक सबशेल में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं बताओ, 12+1, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एक सबशेल में ऑर्बिटल 12+1 होते हैं, और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2। तो अब सवाल ये है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स can be accommodated in a subshell, सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, देखो 2 इंटू 12+1 क्या आएगा, 4l+2, ये समझ में आया? इतने ऑर्बिटल हैं और एक ऑर्बिटल में 2, जैसे तुम्हारे पास 4 कमरे हैं और एक कमरा में मैक्सिमम 2 आदमी आ सकते हैं, तो मैक्सिमम कितने कमरे लोगों को रख सकते हो बताओ, 4 कमरा है, एक में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो कितने लोगों को मैक्सिमम एडजस्ट कर सकते हैं, 4 इंटू 2। उसी तरह से अपने पास कमरे कितने हैं, 12+1, उसमें एक बंदे को, एक कमरे में 2 को डाल सकते हैं, तो कितने मैक्सिमम आ सकते हैं, 2 इंटू 12+1, दैट इज 4l+2। Everybody, is that clear now? Okay. ये लिख लिया सबने? Now done. Okay, उसी तरह से एक छोटा सा सवाल क्या है, how many orbitals are possible in a shell? शेल में कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं, n² b 2n² c n²+1 और d n+1। देखो एक शेल में, इन शेल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एवरीबॉडी 2n² होते हैं, ठीक है, मैक्स 2n² है, इलेक्ट्रॉन है, और एक ऑर्बिटल में कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑर्बिटल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, तो बताओ टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो मान लो तुम्हारे पास 20 लोग हैं, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द आंसर, सर आयु आदित्य, बताइए क्या आएगा आंसर, n² आएगा, समझ में आया n² कैसे आएगा, everybody is that clear, how is it n²? तो बेसिकली क्या है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2n² आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2n² मान लो इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल कितना होगा बताओ, ऑर्बिटल होगा 2n² बाई यानी n²। मान लो तुम्हारा एक कमरा में 2 बंदा आ सकता है, 2 लोग आ सकते हैं, और तुम्हारे पास टोटल लेट्स से 20 लोग हैं, तो कितने कमरे हुए तुम्हारे पास, 20/2 है ना, हमारे पास टोटल जो है n² इलेक्ट्रॉन्स है ना, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो कितने ऑर्बिटल पॉसिबल, n²। एवरीवन क्लियर, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ओके फाइन, तो ये लिख लिया सबने? देखो हमें एप्लीकेशन सीखना है पहले, तो एप्लीकेशन में हमने क्वांटम नंबर सीख लिया, ठीक है, एप्लीकेशन में हमने क्या सीखा है, क्वांटम नंबर n l ml ms,
एन क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ? शेल। एल क्या रिप्रेजेंट करता है? सब शेल। एमएल क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिटल। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉनिक स्पिन। दैट क्लियर एवरीबॉडी? अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हो क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? एवरीबॉडी व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द arrangement of electrons in their सबशेल्स, या फिर हम क्या बोले बताओ? क्या बोले बताओ? देयर ऑर्बिटल्स। ठीक है, उनके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरने की प्रक्रिया को द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ रूल्स हैं, लाइक देयर आर 3 रूल्स। पहला है ऑब्बो प्रिंसिपल, देन देयर इज वुंड्स रूल, द थर्ड इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए देयर आर 3 रूल्स। ठीक है, what is the first rule of Bohr principle, the second rule is Hund's rule, and the third rule is Pauli's exclusion principle। ठीक है, तो स्टार्ट कर ले हम लोग। तुमने लिख लिया है ना? Pauli's exclusion, Pauli exclusion principle। This is Pauli exclusion principle। ठीक है, देखो देखो बेसिक क्या है? द बेसिक ऑब्जेक्टिव द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द रूल्स, जितने भी रूल्स हम पढ़ने वाले हैं, is to acquire a stable state for the atom। बात समझ में आ रही है? ये सारे रूल इस तरह से बनाए गए हैं ताकि इलेक्ट्रॉन को इस तरह से अरेंज करें कि स्टेबिलिटी हो सके। जैसे मान लो तुम एक बहुत बड़े होटल के ओनर हो, ठीक है, बहुत बड़े होटल के ओनर हो, तुम्हें अपने कमरों में 400-500 लोगों को अटेंड करना है, मतलब उनको अटेंड करना है, मतलब उनको किसी तरह से कराना है। तो तुम कुछ इस तरह से अरेंजमेंट बनाओगे ताकि लोगों में मतभेद ना हो, लोगों में कुछ आक्रोश ना हो, राइट? इस तरह से तुम कुछ अरेंजमेंट बनाओगे जिसमें सब लोग रह सकें शांति से, खुशी से। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इज दैट क्लियर? वो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? क्या करेगा बताओ? रिपेल करेगा। हमें इस तरह से रूल बनाने पड़ेंगे ताकि एक स्टेबल सिस्टम बन सके। इज दैट क्लियर? ये रूल्स इस तरह से बनाए गए हैं कि स्टेबिलिटी बने। देखते ये लाइन के बाद हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं ऑब्बो प्रिंसिपल। ठीक है, या फिर सीधा ऑब्बो लिखते हैं, कोई दिक्कत। तो ऑब्बो का क्या मतलब है? ऑब्बो क्या है? ये एक जर्मन वर्ड है विच मीन्स, इसका मतलब है बिल्डिंग अप और फिलिंग अप। ऑब्बो का मतलब है बिल्डिंग अप और फिलिंग अप। ऑब्बो इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स
बिल्डिंग अप और फिलिंग अप। इसमें सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स in a multiple electron system, the electrons in a multiple electron system are filled in the order of increasing energy। इसका मतलब समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी इसका मतलब समझ में आया? एवरीबॉडी बात समझ में आया? इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। देखो कहीं भी फिलिंग करते हैं, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक ग्लास है, दिस इज अ ग्लास, इसको पानी भरो, इसमें पानी भरोगे तो क्या होगा, तुम इसमें पानी डालो तो पानी कहाँ जाएगा? पानी नीचे जाके जमा होगा या ऊपर लटकेगा बताओ? बटी पानी नीचे जाके जमा होगा या ऊपर ही हवा में लटका हुआ रहेगा? नीचे जाएगा। तो नीचे क्यों जाता है पानी? बेटी नीचे क्यों जाता है? नीचे इसलिए जाता है कि नीचे सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। इज दैट क्लियर? नीचे इसलिए जाता है क्योंकि वो नीचे सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी है। पानी ग्लास में नीचे जाएगा तो इससे इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। अब मान लो तुम्हारा ग्लास यहां तक भर गया, यहां तक तुम्हारा ग्लास भर गया, अब तुम वापस पानी डालोगे, कहाँ जाएगा वो? मान लो अब तुम्हारा यहाँ तक ग्लास भरा हुआ है, अब तुम वापस पानी डालोगे तो ग्लास में पानी कहाँ जाएगा? इसके ऊपर जाएगा ना, इसके ऊपर जाएगा। अब मान लो यहां तक भर दिया, तो अब कहाँ जाएगा? वहां तक भर दिया तो अब कहाँ जाएगा? उसके ऊपर। तो अब क्या कर रहा है पानी? कर क्या रहा है बताओ? पानी जो है स्टेबल स्टेट ढूंढता जा रहा है। जैसे यहां तक भर गया, मोस्ट स्टेबल स्टेट जस्ट इसके ऊपर है, यहां तक भर गया तो इसके ऊपर मोस्ट स्टेबल स्टेट है। ये समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? यहाँ पर ये इस तरह से ओरिएंटेशन होता है ताकि ओवरऑल स्टेबिलिटी अक्वायर की जा सके। दैट क्लियर? ऑब्वियसली। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स ट्राइज टू अक्वायर द स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जब हम भरना चाहेंगे तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? सबसे पहला इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जहां पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? इज दैट क्लियर? सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बताओ? सबसे पहला इलेक्ट्रॉन सबसे नीचे जा रहा है। क्यों सबसे नीचे जा रहा है? क्योंकि वहां पे सबसे कम है पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद फिर कहाँ जाएगा? उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि वही उसके बाद मिनिमम अवेलेबल है। दैट क्लियर? जैसे हमने पानी भरा बोतल में, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे किसमें? जैसे हमने पानी भरा बोतल में, वैसे ही इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे? सेल में। और ये लिख लो, ऑर्बिटल्स में, एटम में। ठीक है, एवरीबॉडी डन? ओके। अब देखो हम समझते हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या करते थे। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या करते थे और मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या करेंगे। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या करते थे और मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या करेंगे। देखो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए तो बोर्स थ्योरी थी ना। बोर्स थ्योरी के हिसाब से एनर्जी क्या होता था? एनर्जी होता था -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? बोर्स थ्योरी के हिसाब से एनर्जी क्या होता था? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यहाँ पे भी जो एनर्जी है वो भी सम कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन प्लस एल स्क्वायर होगा। यहाँ पे z हो जाता है z इफेक्टिव। z इफेक्टिव क्या होता है? विल सी लेटर। z इफेक्टिव अभी समझना है क्या? एन प्लस वन कैसे? देखो z इफेक्टिव का मतलब क्या है
प्लीज वेट। ठीक है, अभी नहीं तो ठीक है। देखो यहाँ पर ये वाली बात तो क्लियर है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे ही डिस्कस कर लेते हैं पहले, इसमें तो सब कुछ पता है। इलेक्ट्रॉन पहले n इज इक्वल टू 1 में भरेंगे, फिर n इज इक्वल टू 2 में भरेंगे, n इज इक्वल टू 3 में भरेंगे, n इज इक्वल टू 4 में भरेंगे, फिर n इज इक्वल टू 5 में भरेंगे। इज दैट क्लियर? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है बताओ? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है एवरीबॉडी? फर्स्ट में। फिर फर्स्ट भर तो फर्स्ट भर गया तो सेकंड में जाता है, फिर सेकंड के बाद फोर्थ में जाएगा, थर्ड में जाएगा, इस तरह से एक्साइट करते हैं धीरे धीरे ऊपर जाएगा, राइट? अब देखो क्या है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होता है। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो सबसे पहली बात, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे अंतर क्या है समझने की, यदि हम कोशिश करें कि अंतर क्या क्या है यहाँ पे जैसे मान लो एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो अब जितना Z है वही Z इफेक्टिव है, इतना समझ में आया? अरे मान लो एक समोसा लेके आया कोई और उसमें सिर्फ एक ही बंदा खाने के लिए वहां था, तो ये पूरा समोसा इसको मिलेगा ना? इज दैट क्लियर? एक न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का सारा अट्रैक्शन मिलेगा। बट अब समझो कि अब समोसा लेके आया गया और यहाँ पे तो दो दो लोग थे खाने वाले, दोनों को क्या पूरा समोसा मिलेगा? अब तो बटेगा ना। इज दैट क्लियर? तो देखो होता क्या है, ये वाला मान लो इसके अंदर Z प्रोटॉन है, इसके ऊपर Ze चार्ज है। अब ये Ze चार्ज ये इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा, बट ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिपेल भी तो करेंगे। दैट क्लियर? ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको रिपेल कर रहा है। ऐसा समझने की कोशिश करो कि मान लो बहुत सारे हीरे फेंके गए और लूटने वाला एक ही आदमी था, तो पूरा हीरा उसको ही मिलेगा, ठीक है? अब देखो क्या है, उतने ही हीरे फेंके गए, अब लूटने वाले दो लोग थे, तो अब क्या दोनों को पूरे हीरे मिलेंगे? अब ये दोनों लड़ेंगे ना, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस के पास रहना चाहते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन। तो अब जो उनको मिलेगा Z इफेक्टिव, वो तो Z से कम होगा। इज दैट क्लियर? वो कम होगा ना Z से। तो एक्चुअली में Z इफेक्टिव क्या होता है यहाँ पे? Z इफेक्टिव इज द actual charge experienced by an electron, actual charge experienced by an electron in multiple electron system, in multiple electron system। यहां तक किसी को डाउट है? Z इफेक्टिव समझ में आया क्या है? everybody Z इफेक्टिव समझ में आया? हाँ। अब देखो क्या है, हमने क्या क्या सीखा अभी तक। हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो बोर्ड थ्योरी के हिसाब से चला दिया। हाँ, तो Z एटॉमिक नंबर है, मान लो एटॉमिक नंबर 10 है, तो न्यूक्लियस में कितना चार्ज होगा? 10e, 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा ना। तो अब मान लो न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर Z है, तो हम क्या लिखेंगे बताओ? एवरीबॉडी प्लीज टेल मी, क्या लिखेंगे? Z ही लिखेंगे ना। दूसरे इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, देखो अपोजिट डायरेक्शन में स्किन का स्पिन होता है, ठीक है? अरे नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में इनका स्पिन होता है। रोटेशन के बारे में तो हमको कुछ नहीं पता ना। आर्यन, इज दैट क्लियर? आर्यन, हमको उनका रोटेशन के बारे में कुछ नहीं पता, हम तो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करते हैं, ठीक है? अब देखो क्या है, अब देखो क्या है, हमने सीखा कि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे घूमता है, ऑर्बिटल में ऐसे घूमेगा ऐसे घूमेगा, कोई इसका फिक्स डायरेक्शन तो है ही नहीं। दैट क्लियर? अब Z इफेक्टिव आ गया, यहां तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे n की जगह n+l क्यों लिखा है हमने? इज दैट क्लियर? हमने n की जगह n+l क्यों लिखा? इज दैट क्लियर? क्योंकि देखो समझने की कोशिश करो, अभी इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे ऐसे घूम रहा है p ऑर्बिटल में। कैन यू सी दी कर्सर? कैन यू सी दी कर्सर? तो अब मान लो इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहा है, तो अब ऐसी कौन सी चीज है जो इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस डिसाइड करती है न्यूक्लियस से? एवरीबॉडी, ऐसी कौन सी चीज है जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस डिसाइड करती है न्यूक्लियस से? सिर्फ n? क्या
नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मान लो तुम्हारे पास 2p है तो 2p थोड़ा छोटा होगा, 3p है तो 3p तो थोड़ा बड़ा होगा ना। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? उसी तरह से 2s है तो 2s थोड़ा छोटा होगा, यदि 3s है तो 3s थोड़ा बड़ा होगा। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूमेगा तो कौन सी चीज उसकी एनर्जी डिसाइड करेगी बताओ? एवरीबॉडी, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूमेगा तो कौन सी चीज एनर्जी डिसाइड करेगी? एन और एल, बिकॉज वो डिस्टेंस डिसाइड करता है कि न्यूक्लियस से कितना हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ एन था सिंगल में, यहाँ पे एन प्लस एल दोनों है, इसलिए एन प्लस एल रूल है। इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, बस इतना समझ लो कि एन और एल दोनों प्रॉपर्टीज ये डिसाइड करेंगी कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कितने दूर घूमता है। इसको एन प्लस एल रूल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एन प्लस एल रूल। ठीक है, इट इज कॉल्ड एन प्लस एल या फिर बोर ब्यूराइज रूल। ठीक है, तो यहां पे क्या था? यहां पे क्या था देखो, यहां पे ऑर्डर किस ऑर्डर में भरते थे? जेड इफेक्टिव चार्ज है, चार्ज, इट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर, यहाँ पे क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। यहाँ पे क्या? इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, यानी क्या? इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ एन। ये समझ में आया? इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ एन। तो यहाँ पे किसके हिसाब से बढ़ेगा बताओ? यहाँ पे इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एन के हिसाब से कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या होगा? एवरीबॉडी क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ एन प्लस एल। मतलब एन प्लस एल जिसका सबसे कम है उसको सबसे पहले भरेंगे, जैसे जैसे एन प्लस एल बढ़ते जाता है वैसे वैसे हम भरना चालू करेंगे। इज दैट क्लियर? इफ एन प्लस एल यदि सेम आ जाए, देन लोअर वैल्यू, lower value of n will be filled first, will be filled first। जैसे क्या है, मान लो 2p है और 3s है, दोनों के लिए n प्लस एल सेम है ना। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? इसके लिए n प्लस एल क्या है? 3, और इसके लिए n प्लस क्या है? 3। तो पहले किसको भरोगे? पहले किसको भरोगे? 2p को या 3s को? लोअर वैल्यू ऑफ n को भरोगे, पहले 2p को भरोगे। इज दैट क्लियर? यदि n प्लस एल सेम है तो लोअर वैल्यू ऑफ n विल बी फिल्ड फर्स्ट, क्योंकि ये ज्यादा नजदीक होगा न्यूक्लियस के, और कोई रीजन नहीं। समझ में आया नहीं आया? न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक 2p होगा, केस तो बड़ा है ना ऑर्बिट। यदि n प्लस एल सेम आ जाए तो लोअर वैल्यू ऑफ n विल बी फिल्ड फर्स्ट। ये सबने लिख लिया क्या? नहीं भी लिखा तो आपको नोट्स मिल जाएगा, नोट से लिख लोगे चलेगा जो ग्रुप में आता है, या भी लिखना ही है? लिखो फिर अभी। एक्चुअली लिखने में ही निकल जाएगा बहुत टाइम। देखो बेसिकली क्या है, ठीक है, तो देखो हम क्या समझते हैं, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 में क्या है? 1s। n इज इक्वल टू 2 में क्या क्या आता है? 2s और 2p। n इज इक्वल टू 3 में क्या आएगा बताओ? 3s 3p 3d। n इज इक्वल टू 4 में क्या आएगा? 4s 4p 4d 4f। दैट क्लियर? n इज इक्वल टू 5 में क्या आएगा बताओ?
5s, 5p, 5d, 5f और 5g। उसी तरह से n इज इक्वल टू 6 में 6s, 6p, 6d, 6f, 6g, 6h। लाइकवाइज n इज इक्वल टू 7। वैसे इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते। अब देखो हम लोग भरेंगे कैसे, हाउ विल वी फिल, एवरीबॉडी, हाउ विल वी फिल? सी, n प्लस एल मिनिमम किसके लिए है बताओ? n प्लस एल मिनिमम किसके लिए है? 1s के लिए ना, क्योंकि 1 प्लस, देखो 1s के लिए क्या है, 1 प्लस 0 1 है ना। तो सबसे पहले तो हम इसको भरेंगे 1s को। नेक्स्ट किसका सबसे कम है बताओ? 2s और 2p में किसका नेक्स्ट कम है? n प्लस एल। n प्लस एल देखना है आपको, ठीक है। इसका 2 है और इसका क्या है 3। दैट क्लियर? तो पहले किसको भरेंगे नेक्स्ट, फिर हम नेक्स्ट भर देंगे 2s को। इन दोनों का देखो, इसका n प्लस एल कितना है एवरीबॉडी? इसका n प्लस एल कितना है 3 और इसका n प्लस एल 3। तो पहले किसको भरेंगे 3s 2p को, फिर 3s को। इसका n प्लस एल कितना है? इसका n प्लस एल कितना है 4 और इसका भी n। तो ऐसे देखो किस ऑर्डर में भरा जा रहा है, ये इस ऑर्डर में भरा जा रहा है। दिस इज द ऑर्डर इन विच इट विल बी फिल्ड। जैसे यहाँ पे 7s होगा, ठीक है। तो इस ऑर्डर में फिलिंग हो रही है। अब यदि हम देखें तो इस तरह से फिलिंग हो रही है कुछ, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्बो प्रिंसिपल कि इस तरह से भरना है। सांप बन गया एक तरह से, फिर आगे भी चलता जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम किसको भर रहे हैं 1s, फिर हम किसको भर रहे हैं 2s, फिर हम किसको भर रहे हैं 2p, फिर 3s, फिर 3p, ठीक है, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, इस तरह से। इसमें किसी को डाउट है? रिटर्न ही लिखना है अभी। ठीक है, लिख लिया सबने या लिखना है? ठीक है, फाइन। अब देखो कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पढ़ना है। जैसे हम जैसे हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे, हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो 1s 1 पे खत्म हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन पे हम लोग रुक जाएंगे। इज दैट क्लियर? अरे तुम्हारे पास 50 कमरे हैं और सारे खाली हैं, एक आया आदमी, तो उसको तुम कहाँ भेजोगे? ऑब्वियसली कोई एक कमरे में तो ये आएगा 1s 1। फिर हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या करोगे? इसमें 2 कैपेसिटी हो सकता था, तो 2 इसको भर दोगे। समझ में आ रहा है? फिर लिथियम में क्या करोगे 1s 2। अब 2s में एक, बेरिलियम में क्या आएगा 1s 2, 2s 2। देखो s में एक डब्बा होता है, p में 3 डब्बे होते हैं और d में कितने होते हैं 5। इज दैट क्लियर? तो s में एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एक, ठीक है। तो हम इसको हम ऐसे दिखाते हैं, 1s है और एक डब्बा, यानी ऊपर स्पिन वाला होगा, ठीक है। दूसरा क्या है 1s में दूसरा, तो एक को अप तो दूसरे को डाउन दिखाएंगे ना, क्योंकि एक ऑर्बिटल में एक +1/2 होता है तो दूसरा -1/2 होगा। ये समझ में आ रहा है? फिर देखो क्या है 1s में एक अप एक डाउन, फिर 2s में एक अप, फिर ये हो गया 1s में एक अप एक डाउन, फिर ये हो गया 2s में एक अप एक डाउन। एवरीबॉडी यहां तक कोई डाउट है? अप मतलब प्लस माइनस, मतलब वैसे कोई जरूरी नहीं है, ये भी अनऑर्डर्ड ही होता है।
अप डाउन का मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में स्पिन कर रहे हैं। फिर बोरॉन का क्या आएगा बताओ, 1s2 2s2 2p1, राइट। तो एक डब्बा, ठीक है, फिर दूसरा डब्बा, इसमें 2, और 2p में 3 डब्बे लेकिन एक ही भरेगा, राइट। उसी तरह से कार्बन 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो 1s में इस तरह से हम भरेंगे, फिर 2s में भरेंगे, फिर 2p में भरेंगे। उसी तरह से नाइट्रोजन चलता जाएगा, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। एवरीबॉडी समझ में आया कैसे लिखना है? रिटन एवरीवन? ओके, ठीक है, एवरीवन डन? ओके, अब देखो कुछ बेसिक चीज है। जैसे तुमसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर फ्लोरीन एटम। देखो फ्लोरीन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? एवरीबॉडी ये समझने की कोशिश करो। मान लो तुम्हारे पास एक गिलास पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहां तक पानी भरा हुआ है। तो अब जब पानी निकलेगा तो कहां से निकलेगा, नीचे से या ऊपर से? एवरीबॉडी ये पानी निकलेगा तो कहां से निकलेगा, ऊपर से निकलेगा ना। इसका ग्राउंड स्टेट क्या बताओगे, किसके रेफरेंस में बताओगे? ऊपर से ही निकलेगा। तो अब इसका क्या यूज है, व्हाई आर वी सेइंग दिस? देखो यदि हम फ्लोरीन एटम की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2 2s2 2p5। यानी एनर्जी के हिसाब से यदि हम लिखें तो एनर्जी के हिसाब से ये आ गया 1s, ये आ गया 2s, ये आ गया 2p, राइट। ये पहला एनर्जी लेवल है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, राइट। इसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब एक बात बताओ, ग्राउंड स्टेट क्या है इसका? ये है ना ग्राउंड स्टेट। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी ग्राउंड स्टेट क्या है इसका? यदि इलेक्ट्रॉन्स 2p तक भरे हुए हैं तो इससे कम एनर्जी तो हो ही नहीं सकता ना। 2p ही इसका ग्राउंड स्टेट है। और ts क्या होगा बताओ? ts हो जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इज दैट क्लियर? ये वाली बात समझ में आ रही है सबको या नहीं आ रही है? भावेश तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, ओके। ओके ओके, 2p6, अरे एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? रजत और श्रेयस, एक्साइटेड स्टेट में एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा क्या? 2p6 कैसे हो सकती है? मान लो तुम इस बाल्टी को एनर्जी देते हो यानी झटका देते हो, तो पानी नीचे से गिरेगा या ऊपर से? पानी ऊपर वाला ही ऊपर जाएगा ना। या फिर सपोज इसमें रेत भरा हुआ है, रेत ऊपर वाले ही निकलेंगे ना, या नीचे वाला निकल जाएगा? तो जब तुम इसको एनर्जी देके एक्साइट करोगे तो नीचे वाले ऊपर तो आएंगे नहीं, ऊपर वाला ही निकलेगा बाहर। वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन होता है, तुम केमिस्ट्री में पढ़ ही चुके हो। ये रिएक्शन तो हमेशा वैलेंस सेल से होता है। तो अब ये 2p6 कैसे हो सकता है? और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा क्या इसमें? अरे 2p6 पॉसिबल है। 2p6 मतलब तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आना हुआ ना। अब ये इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली फर्स्ट एक्साइटेड मतलब मिनिमम एनर्जी लेके जो ऊपर अलाउड एनर्जी लेवल है वो यहाँ वहां जाएगा। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? हाँ, तो ये 2p4 हो जाएगा। ये एक्साइट करने के बाद देखो, अपॉन एक्साइटेशन क्या होगा? एक्साइटेशन का मतलब यही है 1s2 2s2 2p4 3s1।
तो देखो ये है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ये समझ में आया? ये नहीं आया? दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। नहीं समझ में आया? ओके ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो बोतल में यहां तक पानी आना चाहिए था बट पानी यहां पे उछला हुआ है, ये इसकी मिनिमम पॉसिबल एनर्जी है क्या? ने इसको झटका दिया ग्लास को और पानी यहाँ उछल गया, जबकि इसका मिनिमम एनर्जी यहाँ था। ये नॉर्मल है? ये थोड़े देर के लिए रहेगा, एक्साइटेड है। पानी मान लो यहाँ पे उछल गया है थोड़ी देर के लिए और पानी का लेवल यहाँ तक अलाउड है, पानी यहाँ पे उछला हुआ है, तो ये नॉर्मल है क्या? नॉर्मल स्टेट, ये मिनिमम एनर्जी वाली स्टेट है। तुम जब बोतल को झटका देना बंद करोगे तो वापस नीचे आ जाएगा ना। दैट क्लियर? तो मान लो यदि इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है जो कि 2p तक भरे जा सकते हैं, हमने 2p तक भर दिया तो ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हुआ कि इसमें मिनिमम एनर्जी में हमने भरा है ना। यदि 2p तक ही भरा जा सकता है और तुमने 3s में भेज दिया है, इसका मतलब क्या है? बट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो एक्साइटेड स्टेट है, वो कुछ देर के लिए रहेगा। दैट क्लियर नाउ? अभी समझ में आ रही है बात या नहीं समझ में आ रही? ये ग्राउंड स्टेट क्यों है? क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी है उसके लिए। ये फर्स्ट एक्साइटेड क्यों है? बिकॉज ये मिनिमम एनर्जी नहीं है, इसको एनर्जी देंगे तब ये कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट होगा। Everybody, is that clear? Everybody, is that clear? आज की क्लास में किसी को डाउट है तो पूछिए। तो बेसिक कंसेप्ट यही है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का। ग्राउंड मतलब मिनिमम एनर्जी। मान लो जैसे इसमें 5 किलो रेत भरी जा सकती थी, 5 किलो रेत यहां तक आती है, 5 किलो रेत यहां तक आती है और यहीं तक भरी हुई है, इसका मतलब वो मिनिमम, इससे कम एनर्जी इसके लिए हो ही नहीं सकता ना। दैट क्लियर? यदि यहां तक पानी भरा हुआ है, यहां तक रेत भरा हुआ है, यही मिनिमम है, तो ये ग्राउंड हुआ। रेत यहां तक भरा जा सकता था लेकिन यहां उछल गया है, ग्राउंड स्टेट है क्या? इसका मतलब इसको किसी ने एनर्जी दिया होगा तभी ये ऊपर उछला है, तो ये एक्साइटेड स्टेट हुआ। इज दैट क्लियर? आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। तो आज हमने बेसिकली क्वांटम नंबर्स का फोटो डाल दूंगा ग्रुप में। आज हमने बेसिकली क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा है और एक बेसिक रूल पढ़ा है। कौन सा रूल हमने पढ़ा है? ऑबॉक प्रिंसिपल की एनर्जी के हिसाब से हम भरते हैं। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? एनीबडी, डू यू हैव एनी डाउट? एनीबडी, डू यू हैव एनी डाउट? एनीबडी, डू यू हैव एनी डाउट? ठीक है, फिर विल मीट इन द कॉन्फ़िगरेशन। कैसे किया, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सोनाली? कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सोनाली? कौन सा? जिनको डाउट नहीं है दे कैन गो, दे कैन लीव। दोज हु डू नॉट हैव एनी डाउट कैन लीव। सोनाली कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? फ्लोरीन का? अच्छा देखो, फ्लोरीन में टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स है होते हैं, राइट? 9 1s में 2 भर सकते हैं क्योंकि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही आ सकता है, तो हमें बचे हैं 7। 2s में भी मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो 2 भर दिया, बचे मैक्सिमम 5। और 2p में 6 भर सकते थे और हमारे पास 5 ही भरने हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आया? 1s2 2s2 2p5 2s। अरे s ऑर्बिटल के लिमिट्स कितने होते हैं तुम्हें पता है ना ये बात? कि यदि हम ऐसे कुछ डिफाइन करते हैं, देखो क्या है, एस ऑर्बिटल में एक डब्बा होता है,
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, या फिर ऐसे तुम काउंट कर सकते हैं 4l+2, तो 4 × 0+2 2 आ सकता है। p ऑर्बिटल में 3 डब्बे होते हैं, राइट, 3 में 6 आ सकता है, राइट। 6 कैसे, 4l+2 यूज कर लो, 4 × 1+2। d ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं, 5 डब्बे होते हैं, राइट, 10 आ सकते हैं। 4l+2 कर लो, 4 × 2+2। दैट क्लियर अमन? उसी तरह से क्लोरीन के लिए हमारे पास पहले 1s है, तो 1s में 2 ही आ सकता है। मान लो तुम्हें 5 लीटर पानी भरना है, तुम्हारे पास 3 बाल्टी है, एक 2 लीटर का, या फिर 9 लीटर भरना है, तुम्हारे पास 3 बाल्टी है, एक 2 लीटर का, एक 2 लीटर का और एक 5 लीटर का। तो पहले 2-2 वाले भर लोगे, उसके बाद बताओगे ना 6 लीटर वाले में। सबसे पहले हमें 2s भरना है, उसमें 2 ही आ सकता है, सॉरी 1s, उसमें 2 आ सकता है, 2 भर दिया। 7 और भरने हैं। नेक्स्ट आता है, इसमें भी 2 भर सकते हैं, तो अभी 5 और भरने हैं, इसमें 6 भर सकते हैं, लेकिन हमें 5 ही भरना है। तो यही हुआ ना 1s2 2s2 2p5। दैट क्लियर नाउ? Fine, so we'll meet in the next class. Goodbye.